हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ नमक का भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद है। जो लेखिका के स्वयं के जीवन को दर्शाता हुआ ये पाठ है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जो पीड़ा है उसको दर्शाता हुआ ये पाठ है। इसकी कहानी हम भाग 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा उस पर अगर नज़र डालें हम तो साफिया नाम का मुख्य किरदार है जो कि अपने लेखिका को माँ मानती है और उनके लिए उपहार में जिनकी यादें लाहौर से जुड़ी हुई है, तो जब वो अपने भाइयों के यहाँ मिलने जाती है लाहौर, तो वहाँ से लौटते समय उपहार में उनके लिए लाहौरी नमक लाना चाहती है। उस समय नमक को कस्टम ड्यूटी में गैरकानूनी चीज़ माना जाता था, उसको यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन इसी कानून को तोड़ते हुए साफिया ये काम करना चाहती है और इसी की जो जद्दोजहद में लगी हुई है, इसी की कोशिश में लगी हुई है कि नमक को कैसे ले जाएं, और उसी के दिमाग में एक तरकीब लगाती है वो जब रात को अपना सामान पैक करते समय कि जो कीनू उसके दोस्त ने उसको दिए हैं वहाँ भारत ले जाने के लिए, तो कीनू की टोकरी में वो सबसे नीचे नमक को छुपा देती है और आसपास पूरा देखती है कि कहीं कुछ टोकरी में से दिख तो नहीं रहा है, कि फिर कीनुओं में को एक एक करके टोकरी में रख देख लेती कि इधर उधर कोई आसपास या फिर ऊपर कहीं बिल्कुल से कहीं दिख तो नहीं रहा, जैसे कि थोड़ा भी इधर से दिख रहा उधर से दिख रहा, ऐसा पूरी तरह से उसको ढांक लेती है। आश्वस्त होकर उसके हाथ झाड़े सूटकेट पलंग के नीचे खिसकाया और टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। मतलब आराम से सब काम निपटा लिया उसने, टोकरी में कीनुओं के नीचे नमक को छुपा लिया है और आराम से अपनी दोहर मतलब पतला सा चादर जैसा होता है उसे ओढ़ कर वो सो गई है। रात को तकरीबन 1:30 बज गए हैं। मार्च का महीना है, जब सुहानी हवा खिड़की से जाली से आ रही थी। मतलब जनवरी फरवरी मार्च में हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं थोड़ी, तो उस समय ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंडी है, और थोड़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो रात की हवा है वो थोड़ी ठंडी और सुहानी लगती है। तो वही उसकी खिड़की की जाली में से हवा आ रही है और बाहर चांदनी जो चांद है वो साफ दिख रहा है, मौसम ठंडा है। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, मतलब के पेड़, चंपा का झाड़, वो खिड़की से बाहर बिल्कुल पास में ही एक चंपा का झाड़ लगा हुआ है जो कि सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहरा रहा था। जैसे आप देखें कि कोई जैसे खिड़की है मकान में, अब खिड़की के बाहर कोई झाड़ लगा है, आप खिड़की में से देख रहे हैं तो खिड़की के सामने अगर कोई बड़ी दीवार है तो उस पेड़ की परछाई जो उजाले और रोशनी जो चांद के उजाले की वजह से, नेचुरल लाइट की वजह से जो रोशनी पड़ती है, उससे उस झाड़ की पत्तियों की परछाई उस दीवार पे दिख रही है। तो जैसे हवा से पेड़ की पत्तियां हिलती है तो परछाई भी थोड़ी थोड़ी हिलती है। कभी किसी तरफ से किसी दबी हुई खांसी की आवाज़ आ जाती है, कहीं से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ आती है, कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज़ आती है, फिर वही शांत सन्नाटा। रात का समय ऐसा ही होता है, रात में हमें यही सब आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन ये था क्या? पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 भगे सगे भाई रहते थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, मतलब सगे भाई हैं 3 उसके यहाँ पर, उसको बहुत ही चाहने वाले उसके मित्र हैं, दोस्त थे। उसके बाप की कब्र थी, मतलब उनके पिता की देहांत के बाद उनकी कब्र वहीं पर थी। उनके जो छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ थी वो सब बहुत मासूम सा मुँह बनाकर पूछते हैं कि फूफी जान, मतलब जिनको हम बुआ बोलते हैं, उन्हें वो मुस्लिम कम्युनिटी में फूफी जान कहा जाता है और उनके पति को फूफा जान कहा जाता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि फूफी जान, भतीजे भतीजियाँ, कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? यहाँ पर हम लोग आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान हम जा नहीं सकते हैं। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और उस सरहद थी बहुत ही तीखी नोकदार लोहे की जालियों वाली बनी हुई थी, इसको हम कस्टम कहते हैं। उस सरहद को पार करने के लिए कस्टम ड्यूटी दी जाती है। तो कल वो लाहौर से चली जाएगी, मतलब वापस हिंदुस्तान जाने वाली है, और हो सकता है साल भर बाद फिर मतलब साल भर तक आना होगा नहीं उनका वापस, और 1 साल पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। मतलब पहले हालात इतने ख़राब थे कि सरहदों के पार आना जाना बिल्कुल बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे रियायत और छूट मिलने के कारण वो चालू हुआ है और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जो कि आंचल किसका था? वही
बीबी बीबी जान का था, जिनको वो माँ मानती है लेखिका को। उनका आंचल का जो सफ़ेद दूधिया रंग का दुपट्टा उसको सपने में दिख रहा है कि जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। वो जो उनसे बातें करती है वही बताती है कि यहाँ आ गए, रह लिए, सब हमारा परिवार जम गया है, बिजनेस काम सब जम गया है, घर अच्छा हो गया है, बंगला हो गया है, कोठी मतलब बड़ा सा बंगला। लेकिन इंसान का मन हमेशा कितना भी सक्षम वो हो जाए किसी नई जगह पर जाकर, लेकिन इंसान का मन हमेशा अपने वतन को तरफ ही खींचा चला जाता है। और फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोल सीरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। मतलब ये जब घूमने की जो जगह है सारी, वहाँ पे इकबाल का मकबरा है, लाहौर का एक किला है, किले के पीछे सूरज का डूबते हुए देखना उसको, और आसपास जो अब सूरज डूब रहा है तो अंधेरा फैल रहा है, वो सारा फैलता हुआ अंधेरा, और ये जो रंगीन मौसम हो गया है, इस मौसम में ही मकबरे की जो सीढ़ियाँ हैं इकबाल के मकबरे की, वहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि दो परछाइयाँ बैठी है, क्योंकि वो इतने चुपचाप और शांत हैं। तो वहाँ क्या बात हो रही है कि तो तुम कल चली जाओगी? तो वो क्या जवाब देती है? हाँ। वो पूछते अब कब आओगी? तो बताती है मालूम नहीं, शायद अगले साल या फिर शायद कभी नहीं। अचानक से उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमी हुई हो गई थी। और हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जाके पड़ा, और रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेला है। मतलब ये सपने में भी वही बातें सोच रही थी, अपने दोस्तों से बिछड़ने की, उन्हीं बातों को सोच रही थी। और उसी में अचानक जब मकबरे के नीचे लगी धूप, मतलब जो घास होती हरी वाली, उसकी पत्ती को जैसे ही वो तोड़ती है तो उसकी ठंडी ओस की ठंडक से उसे महसूस होती है, उससे उसकी नींद खुल जाती है। और वास्तव में ठंडक क्या होती है कि सोते हुए उसका हाथ कीनुओं के लबालब जो टोकरी भरी हुई है, जिसके नीचे उसने नमक छुपा के रखा है, उस टोकरी पर गिरता है, और कीनू ठंडे और नरम है, इस वजह से उसकी आँख खुल जाती है। और ये कीनू वही है जो भारत पाकिस्तान की एकता को दर्शाने के लिए उसके मित्र ने, उसे दोस्त ने दिए थे। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसका टिकट होगा उसके पास फर्स्ट क्लास का, तो उसके वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। सेकंड क्लास का अलग वेटिंग रूम होता है, सब क्लास के वाइज अलग अलग वेटिंग रूम होते हैं रेलवे में। तो दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, मतलब दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने ही करवा दिया। वो जैसे मायके से जा रही थी तो मायके वाले अपने बेटियों को लाड़ प्यार में जो दर्शाते हैं, तो इसलिए उनके भाई ने किराया दिया था। और वो हाथ में टिकट को दबाए हुए वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफार्म पे टहलने आ जाती, मतलब इधर से तो घूमने लगती, क्योंकि भी ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है इसलिए। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए हुई थी, मतलब इंतजार करते हुए चाय पी रही थी, और कीनुओं पर ही उसकी पूरी नज़र थी, और सोच रही थी कि आसपास इधर उधर जितने भी लोग हैं उन सबको ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, सिर्फ मुझे ही पता है कि इसके अंदर नमक छुपा है। लेकिन जब उसका ध्यान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, उसका जब सामान था, अभी एक एक करके एक बार सामान की कस्टम जांच होती है, उसके बाद आपको यात्रा करने दिया जाता है जब सरहद पार करते हैं। तो जैसे ही उसका सामान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आ गई, मतलब अजीब सा मन उसके शरीर में कंपन सा हुआ, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। जैसे ही उसका दिमाग घुमा पूरी तरह से कि भैया ये तो मोहब्बत का तोहफा है, इसको चोरी से नहीं जाना चाहिए, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाल ली और हैंडबैग में रख ली, और जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी, और ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक, मतलब जैसे ही सामान जा रहा था तो बिल्कुल अफसर के पीछे पीछे जाती है, और वो दुबला पतला सा लंबा सा जो साहब है उनका एक
उनका चित्र वर्णन किया गया है कि वो कैसे दिखते हैं। तो लंबे से दुबले पतले से साहब है वो, और उनके बाल खिचड़ी जैसे मतलब बड़े से मेसी उलझे हुए घुंघराले से बाल हो गए और आंखों पर एक चश्मा है। वो कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रहा था, मतलब वो बहुत ही पतले से थे। और सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सफ़िया उनसे बात करती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए, मतलब कहिए। उनके लहजे से साफिया ने हिम्मत बढ़ा ली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरह ही मालूम होती है और अजीज़ों से मिलने आई हैं। मतलब कि वो जब फरमाइए शब्द सुनकर उसे ऐसा लगता है कि अफसर शायद कुछ अपने हैं, तो पूछ लेती कि आप कहाँ के हैं। तो वो अफसर बताते हैं कि वो दिल्ली के हैं, और वो बताते हैं कि आप भी हमारे जैसी ही हैं और यहाँ शायद अपने अजीज़ों मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई हैं। और जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए। वो मतलब कहना यही चाहती है कि मैं अपने भाइयों से मिलने यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे भाई इस तरफ रहने आ गए हैं, उस जगह को छोड़कर। और वही बात वो उनके बारे में भी कह रही है कि आपका ही वतन अगर दिल्ली है और आप यहाँ हैं तो मतलब शायद आप भी वो जगह को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, ऐसा ही वो उनके बारे में बताना चाहती है। और जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। मतलब जैसा प्रेम उसको लाहौर से है लेखिका को, वैसा ही प्रेम इस कस्टम के ऑफिसर को अपनी दिल्ली से है। यहाँ दिल्ली के लिए दिल्ली वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि पहले कहा जाता था। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसको सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे पूरी कहानी उसको सुना दी भैया कि ये है, मैं इसलिए इसको ले जा रही हूँ, ये इसलिए मंगाया जा रहा है और एक प्रेम की निशानी है जिसके लिए मैं लेके जा रही हूँ। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून हैरान रह जाता है। मतलब वो खुद उसका साथ दे रहे हैं कस्टम वाले ऑफिसर। उसके बैग में उस पुड़िया को, नमक की पुड़िया को वापस रख के बोल देते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब कि मोहब्बत और प्रेम है वो किसी बंधनों से बंधता नहीं है, किसी सीमाओं से रुकता नहीं। वो चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी भारत पाकिस्तान के लोग इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन सब अपनी जगह पर एक है। जो दिल्ली है वो उनका है, जो पाकिस्तान में रहते हैं दिल्ली छोड़ गए हैं, और जो भारत में रहते हैं वो लाहौर छोड़ गए हैं, फिर भी लाहौर उनका है। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वहीं खड़ी रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में भी काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। मतलब जब रिश्तेदार से कोई प्यारा व्यक्ति अपना छोड़कर जाता है, जो इतनी दूर जाता है जिससे बार बार मिलना मुश्किल हो, तो वहाँ पर सारे रिश्तेदार बड़े आंसू बहाते हुए उनको आखिरी बार वो विदाई देते हैं। वही माहौल यहाँ पर हो गया है रेलवे स्टेशन के ऊपर। लेकिन फिर भी रेल कहाँ रुकने वाली थी, तो सरहदों को काटती हुई आगे बढ़ती है और अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। मतलब जैसे ही बॉर्डर खत्म हुई तो पाकिस्तानी पुलिस नीचे उतर गई, इसमें से हिंदुस्तान की पुलिस आ जाती है। और कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ से लाहौर खत्म हुआ, कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया। मतलब कहाँ एक देश की सीमा खत्म हुई, कहाँ दूसरे देश की सीमा शुरू हुई, ये पता नहीं चलता। जबी थी एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लाबो लहजा और अंदाज थे। मतलब या रेल अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में थी, थोड़ी देर बाद उधर हिंदुस्तान में जा रही है, पाकिस्तान से ज़मीन एक जैसी है, यहाँ पे बोलने वाले लोगों की ज़बान भाषा एक जैसी है, सबकी सूरतें शक्लें एक जैसी है, सबके कपड़े पहनावे एक जैसी है, गलियाँ भी एक सी ही थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से नवाज रहते हैं। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। बहुत ही सुंदर लाइनें यहाँ पर लेखिका ने कही है। गालियाँ भी एक ही सी थी जिसके दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। मतलब हम अगर झगड़ा भी करते हैं तो गाली भी बकते हैं एक दूसरे को, तो वो सेम है, एक जैसी है, मतलब समान है। हमारे लोगों की गालियाँ भी एक जैसी समान है। और मुश्किल जो थी इन दोनों के बीच में बड़ी सरहद थी वो थी कि बंदूक
भरी जो सैनिक खड़े थे वो सरहदों को बांट रहे थे। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच करके उनके डिब्बे के सामान ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वो उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी तो बातचीत तो सूरज से बंगाली लगते थे, लेकिन देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। मतलब वो यही सब जब भारत में भी कस्टम की जांच होने लगी तो वो वापस से कस्टम अधिकारी एक नौजवान थे उनकी तरफ देखती और सोचती है कि शायद ये बंगाली है और उनको बताती है कि देखो मेरे पास नमक है, थोड़ा सा नमक है मेरे पास। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हुए उसने सब कुछ सुना दिया। पूरी कहानी फिर से सुना दी उन्होंने और सिर झुका लिया था। सुनते ही बीच बीच में सिर उठाते और गौर से उसको देखते फिर सुनते लगता बात पूरी तो हो गई। उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से बोले, इधर आइए जरा। जब अफसर ने पूरी कहानी सुन ली, बार बार उसकी बात की तरफ देखते, उसकी बात को समझते और फिर उनसे कहते हैं इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसी। साफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या हो गया? मतलब पहले तो उसे लगा कि शायद ये उनकी मदद करने वाले हैं, उसका नमक वहाँ सरहद के पार पहुँचाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको एक तरफ अलग कमरे में बुलाकर मेज को साफ करते हुए उस पर पुड़िया को रख दिया और एक पुलिस अफसर को जब बुलाया तो उसे लगा कि अब शायद ये इससे आगे नहीं जा पाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946, मतलब 1946। तो वो उसको पकड़वाना नहीं चाह रहा था, वो 2 चाय उसके लिए और साफिया के लिए मंगाता है और उसको बड़ी छुपी हुई दराज में अंदर की तरफ हाथ डाल के निकालता है इसी किताब और उसके टाइटल सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ ढूंढले शब्द लिखे हुए थे कि उसमें शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता, दास बंगाली लोगों के नाम के साथ लगता है, जो कि ढाका बांग्लादेश से संबंधित है। तो 1946 का है ये, मतलब आज़ादी के 1 साल पहले का है। तो आप क्या इस बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मतलब ये अफसर फिर उसे ऐसे मिल गए हैं यहाँ पर कि जो ढाका से भारत आए हैं, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश आज़ाद जब भारत के हिस्से हुए थे तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान बना था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वो भारत में आ गए हैं। तो लेकिन फिर भी उन्हें अपने प्रेम किससे है? अपने ढाका, अपने वतन से है। यहाँ फिर उनके सामने आ गया कि इंसान सरहदें बदलने पर कहीं भी चला गया है, कहीं से भी आ गया है, लेकिन उसे प्रेम अपने वतन से है। तो वो पूछती कि अभी आप यहाँ पर कब आए और कैसे आए? तो बोले जब डिवीज़न मतलब बंटवारा हुआ था तब हम आए, लेकिन हमारा वतन तो ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नजरुल और टैगोर को तो हम बहुत लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सभ्यताओं को बताने वाले हैं, लेकिन दोनों को ही सब लोग पढ़ते हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे ठीक उसके 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे और बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी, जो किताब उसने उसके सामने रखी है और मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई और हम वतन आते जाते थे, मतलब वो भारत आना जाना चालू रखते थे। वतन साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा था कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारे ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। साफिया उसके पीछे चलना शुरू। मतलब वो नमक जैसे कि हर जगह का एक जैसा होता है, लेकिन लाहौरी नमक की जो चाहत थी उसी को वो डाब जो कलकत्ता में होता है उसके उदाहरण से बताते हैं। जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तब पुलिस की सबसे निचली सीढ़ी पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, पर जो कस्टम के इस तरफ है या जो कस्टम के उस तरफ है।
मतलब कि उसने ये देखा कि कस्टम के सीमा के इस तरफ कुछ लोग थे, कस्टम की सीमा के उस तरफ कुछ लोग थे, लेकिन वो सबके वतन, पूरी ज़मीन वो एक था। मतलब ये पाठ हमें ये बताता है कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है उसमें लोग इधर से उधर हो गए हैं, ज़मीन के बीच में रेखाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी रेखाएं नहीं खींची जा सकी हैं। इसी में लेखक ने हमें हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, और जिसे हमें समझना चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए और दिलों की दूरियों को मिटाना चाहिए। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।